इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं? एरे, क्लास, स्ट्रक्ट, ये यूज करते हो ना, ये इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। यस, जल्दी, 1 घंटा। देखो, ठीक है, तो अब जब मैं क्लास बनाऊंगा तो उसी का डेटा टाइप बनाऊंगा, ठीक है। तो अब देखो, क्लास क्या होती है? यूजर डिफाइन होती है। क्लास यूजर डिफाइन होती है ना, तो जब क्लास को डिफाइन करोगे उसी तरह का डेटा टाइप बनाओगे। अगर ए नाम की क्लास बनाओगे तो ए टाइप का वेरिएबल बनाओगे। अपन बोलते हैं ना इंट टाइप का वेरिएबल है, वैसे हम यहाँ क्या बोलेंगे, जो क्लास नेम होगी उस टाइप का वेरिएबल बनेगा। अब ये जो ऑब्जेक्ट आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये किस टाइप का वेरिएबल है? ए टाइप का वेरिएबल है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन बनाया, किस टाइप का वेरिएबल है? बी टाइप का वेरिएबल है। ये चीज क्लियर हुई? इसमें कोई डाउट नहीं है कहीं पे भी? ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों को क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड को एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के और क्या क्या यूजेस हैं, ऑब्जेक्ट के और क्या क्या यूजेस है वही बता देता हूँ। फंक्शन एक्सेस कर सकते हो, कोई भी क्लास का फंक्शन एक्सेस किया जा सकता है, जिस क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया उस क्लास के फंक्शन एक्सेस कर सकते हो। शर्त क्या है? पब्लिक होना चाहिए। पब्लिक नहीं होगा तो एक्सेस नहीं कर सकते हो भाई। वो फिर वो जिद्दी आदमी है, वो नहीं मानेगा। वो बोलेगा भाई साहब अपनी अलग वैल्यू है, अपन प्राइवेट है, अपन नहीं जाएंगे बाहर, ठीक है। पब्लिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक है तो आप उसको यूज कर सकते हो और पब्लिक डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। आपसे अगर वैलिड सिंटेक्स पूछा जाता है कि भाई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कैसे करते हैं, मान लो ए नाम की क्लास है, इसमें से वैलिड सिंटेक्स कौन सा है? ये क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, ठीक है। जो वैलिड सिंटेक्स है वो ये है, सबसे पहले आएगा क्लास नेम और फिर उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। फिर उसके बाद में सेमी कॉलन। सेमी कॉलन अपन लगाते हैं टर्मिनेशन के लिए, जब भी आप कभी प्रोग्राम को कंपाइलर को बताना होता है कि ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया तो अपन आगे क्या लगाते हैं, सेमी कॉलन। तो वो एज ए टर्मिनेटर का काम करता है, ठीक है। तो आपने क्लास नेम यूज किया और ऑब्जेक्ट नेम यूज किया, बीच में कुछ यूज नहीं होगा, ना इक्वल्स टू यूज होगा ना डॉट यूज होगा, कुछ यूज नहीं होगा। डॉट कहाँ यूज होगा ऑब्जेक्ट के साथ में? ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम, पैरेंथेसिस भी आएंगे, ठीक है। यहाँ पे डॉट यूज होगा। ये वैलिड सिंटेक्स है किसी फंक्शन को कॉल करने का ऑब्जेक्ट के थ्रू, ये वैलिड सिंटेक्स है ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन का, ठीक है। और ये वाला सिंटेक्स कहाँ यूज होता है? जावा के अंदर। जब जावा में आप बनाते हो तो जावा के अंदर अपन ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला सिंटेक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लिख लो कि भाई क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं एरे, क्लास और स्ट्रक्ट, ठीक है। ये फंक्शन का सिंटेक्स है, मतलब फंक्शन डिक्लेयर, फंक्शन कॉलिंग का। कॉल फंक्शन यूजिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे यूज करेंगे तो वो उसका सिंटेक्स ये है। और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कैसे करेंगे उसका सिंटेक्स अपने पास में ये है।
यहाँ से होगी क्या ये वाली लाइट बंद? हाँ, क्योंकि ये लाइट आ रही है सामने। एक बार बंद कर, एक बार बंद करके देख लो, अगर कुछ हो जाएगा। नहीं, नहीं हो गया तो आप एक काम करो, यहाँ आ जाओ। इम्यूटेबल डेटा टाइप, इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं, तीन तरह के इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं, एरे, क्लास और स्ट्रक्चर। मैंने स्ट्रक्ट लिखा है क्योंकि स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं स्ट्रक्चर बनाते समय, ठीक है। ये पता तो चल गया ना कि फर्क क्या है म्यूटेबल और इम्यूटेबल डेटा टाइप में, और वेरिएबल में क्या फर्क है। बताता हूँ, एक लिख लिया आपने? लिख लो, एक बार बताता हूँ। अब देखिए मैं बता देता हूँ कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल, जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो इंट ए, फ्लोट बी, डबल ए या लॉन्ग एक्स, ऐसे डेटा टाइप बनाते हो, ठीक है। ये प्रीडिफाइन है, इसके डेटा टाइप प्रीडिफाइन है। प्रीडिफाइन है ना, इनको आप बदल नहीं सकते, ये फिक्स है, ठीक है। इंट लोगे तो इंटीजर वैल्यू डाल सकते हो, फ्लोट लोगे तो पॉइंट्स वाली वैल्यूज डाल सकते हो, डबल लोगे तो पॉइंट्स वाली वैल्यूज डाल सकते हो, ठीक है। लॉन्ग लोगे तो मतलब इंटीजर टाइप ऑफ वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। म्यूटेबल की बात करते हैं तो वहां पे आपका डेटा टाइप होता है क्लास, क्लास होता है ना। अब जिस तरह की क्लास बनाओगे, जिस नाम की क्लास बनाओगे, उसी तरह का डेट आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, मतलब वेरिएबल बनेगा, रेफरेंस वेरिएबल जिसको अपन बोलते हैं। सपोज करो आपने क्लास बनाई ए, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, क्लास नेम आ गया स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, ओबीजे, ओबीजे नाम का मैंने ऑब्जेक्ट नेम दिया। ऑब्जेक्ट नेम भी यूजर डिफाइन होता है, कोई भी कुछ भी नाम हो सकता है, रियल एंटिटी थिंग भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्री डिफाइन या रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया आपने, ए टाइप का, क्या ये प्री डिफाइंड था क्या? नहीं, ये यूजर डिफाइन है, ये अपन ने खुद ने डिफाइन किया है। यहाँ पे इंट, फ्लोट, डबल, कैर, फ्लोट वगैरह ये सब क्या थे, प्री डिफाइंड थे। लेकिन अभी हमने जो क्लास बनाई वो किस तरह की थी, यूजर डिफाइंड थी, और उसी टाइप का आपने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, इसलिए इसको रेफरेंस वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि इसका जो डेटा टाइप होता है वो यूजर डिफाइन होता है, ठीक है, और सिर्फ उसी का काम करेगा, दूसरी क्लास का काम नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए इसको रेफरेंस वेरिएबल बोला जाता है। ये हो गया। सी के अंदर लाइन ब्रेक के लिए, लाइन ब्रेक समझते हो ना, न्यू लाइन, कुछ लोग न्यू लाइन बोलते हैं, कुछ लोग लाइन ब्रेक बोलते हैं, कि भाई अगर मुझे कोई सीरीज प्रिंट करानी है, लाइक मान लो जैसे 1 2 3 4 5,
एक सीरीज है 1 2 3 4 5, ऐसी सीरीज है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। वर्टिकल कैसे प्रिंट हुई होगी? मैंने न्यू लाइन लगाई होगी, लाइन ब्रेक किया होगा ना। एक स्टेटमेंट के अंदर पहले वन प्रिंट हो जाए, फिर लाइन ब्रेक, फिर सेकंड लाइन में आ जाए, फिर थर्ड में आ जाए, फिर फोर्थ में आ जाए, फिर फिफ्थ में आ जाए। लाइन ब्रेक के लिए क्या यूज करते हैं हम? स्लैश एन यूज करते हैं सी के अंदर। ठीक है, सी प्लस प्लस में भी इसको यूज कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में एक एडिशनल फीचर है जिसको लाइन ब्रेक के लिए यूज लिया जाता है, न्यू लाइन के अंदर आने के लिए। वो क्या होता है? एंडल। एंडल यूज करते हैं। ठीक है, ये एंडल जो है ये स्लैश एन का ही काम करता है सी प्लस प्लस के अंदर। ठीक है, एंडल को हम यूज करते हैं जैसे कि मुझे कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड या हेलो प्रिंट करना है, उसके बाद में मुझे हेलो या दूसरा स्टेटमेंट कोई प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा? एंडल। साथ में भी लगा सकता हूँ, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के जरिए, या फिर अलग से भी लगा सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है ना, ये लाइन ब्रेक का काम करता है। ठीक है, तो इसका जो है वो मीनिंग लिख लो आप, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे कीवर्ड हैं जो बार बार नहीं आएंगे। फॉर यूज टू न्यू लाइन और लाइन ब्रेक, इसके लिए काम में आता है, क्योंकि ये बहुत जगह काम आने वाला है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? सब क्लियर है? कोई इशू नहीं है? ठीक है। अब एक, कल हमने कुछ पढ़ा था फॉर के बारे में, फॉर लूप। ठीक है, जिनको हम कह सकते हैं कि आइटरेशन बताया था मैंने आपको। ठीक है, आइटरेशन बोल सकते हो, आइटरेशन स्टेटमेंट। मतलब क्या होता है आइटरेशन स्टेटमेंट का? जो कंटिन्यूसली चलता है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा, जैसी कंडीशन आप लगाओगे उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो इसके फेजेस कौन कौन से होते हैं? कोई भी लूप ले लो, कोई भी लूप के फेजेस क्या होंगे? सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है ना? यही पढ़ा था, फॉर लूप के अंदर तीनों एक साथ यूज होते हैं, वाइल के अंदर कंडीशन अपनी जगह यूज होती है, इनिशियलाइजेशन अपनी जगह यूज होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपनी जगह यूज होता है। दूसरी चीज क्या होती है? कंडीशन एवेल्युएट्स, फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो पहली सिचुएशन क्या होगी? फर्स्ट टाइम पे लूप एक बार चलेगा, वो कब चलेगा? इनिशियलाइजेशन के टाइम पे। इनिशियलाइजेशन ओनली हैपेंस वन टाइम। ठीक है, इनिशियलाइजेशन जो होता है वो सिर्फ एक बार परफॉर्म होता है। मतलब आप, इनिशियलाइजेशन का मतलब है कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप किसी वेरिएबल के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, उसको चलाने के लिए उसको क्या बोलेंगे हम? इनिशियलाइजेशन बोलेंगे, कि आपने कोई भी वैल्यू इंसर्ट करा दी राइट टू लेफ्ट किसी वेरिएबल के अंदर। उसके बाद में वो कहाँ जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में कंडीशन के अंदर जाएगा। अब कंडीशन में दो चीजें होगी, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। लूपिंग बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो लूपिंग बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो इन कर्ली ब्रेसेस पे टिका हुआ होता है। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस का मतलब है लूप की कंडीशन, लूप की जो कंडीशन है अगर वो ट्रू होगी तो क्या होगा? कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा, कंपाइलर जो है कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा, अदरवाइज कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं आएगा। यानी कि कुल मिला के बात यह है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो लूपिंग बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज लूपिंग बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, ये सिचुएशन कहती है। ठीक है, इनिशियलाइजेशन वन टाइम होता है। उसके बाद में कंडीशन कब तक अकर होती है? अकर का मतलब होता है कब तक एवेल्युएट होगी? जब तक कि कंडीशन क्या नहीं हो जाती है? फॉल्स नहीं हो जाती है। और कंडीशन अकर जब जब होगी तब तब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी होगा, या आपने कोई भी अलग ऑपरेशन, जरूरी नहीं आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही करो, आप कोई दूसरा ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दूसरा ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, लाइक मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। कोई फिक्स नहीं है कि आपको ए प्लस प्लस या प्लस प्लस ए या फिर ए माइनस माइनस या माइनस माइनस ए ही करना है।
ठीक है, आप ये भी कर सकते हो a इक्वल्स टू a प्लस टू, या a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय टू। जो भी यूजर के अकॉर्डिंग आप कंडीशन, जो भी सिचुएशन आप क्रिएट करना चाहते हो, वो आप थर्ड फेज के अंदर जाके कर सकते हो। ठीक है, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तब तक होता रहेगा जब तक कंडीशन चलती रहेगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो ये तीन स्टेट होते हैं इस लूप के, अपने को जो फॉर लूप के अंदर चलाने होते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसके बारे में, डिक्टेट तो नहीं करूंगा, लिख ही देता हूँ, आप लोग लिख लो फॉर के लिए। पहला होगा initialize the value in a variable once। ठीक है, उसके बाद में then evaluates the condition that will be executed according to situation। फिर थर्ड स्टेप, पहली चीज क्या होगी, initialize the value in variable once, then the evaluate the condition that will be executed according to the situation। थर्ड चीज होगी perform थर्ड फेज लाइक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और एनी अदर थिंग। ठीक है, कहने का मतलब है पहले एक बार जो होगा वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज होगी, उसके बाद में कंडीशन चलेगी जो भी आपने सिचुएशन लगा रखी है उसके अकॉर्डिंग, उसके बाद में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, और ये दो और तीन वाली स्टेज कब तक चलती रहेगी, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। ठीक है, तब तक आपकी लूपिंग बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। हो गया, अब आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूं। इन दोनों का मतलब क्या होता है, शॉर्ट इंड और अनसाइंड इंड में डिफरेंस क्या है। इसकी साइज भी आपको 2 बाइट मिलेगी, इसकी साइज भी आपको 2 बाइट मिलेगी, कहीं कहीं पर 4 बाइट भी मिलती है। डिफरेंस पता करके ले आना, इससे ज्यादा कुछ नहीं, 2 मिनट का काम है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, अभी डिस्क्लोज मत करो उसको ये कल पूछूंगा। स्लैश ए और स्लैश टी का मतलब पता कर लाना। ठीक है, बेसिकली इसका सी के अंदर यूज होता है, सी प्लस प्लस में भी इसका यूज कर सकते हैं अपन, अगर आप प्रिंटफ स्कैनफ यूज करते हो तो। ठीक है, तो ये काम करके लाना, इतना सा है। ठीक है, फिर इसको अपन कल डिस्कस करेंगे। ठीक है।